सो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। हमने ये भी देखा कि कैसे उसको दो एस्पेक्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल में बांटा गया था। उससे पहले हम लोगों ने अरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह देखा था। तो अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हमारा ये जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism। क्या है कि जब नेपोलियन 1815 में हार गया था, ठीक है, यूरोपियन पावर्स से, तो यूरोपियन गवर्नमेंट में जो सिस्टम रन कर रहे थे, यानी कि जो गवर्नमेंट उस टाइम यूरोप में चलने लगी 1815 के बाद, वो कंजर्वेटिव्स के थ्रू चलने लगी। यानी कि वैसे लोगों के थ्रू जिनका मानना था कि मोनार्की सिस्टम सही है और डेमोक्रेसी सिस्टम, लिबरलाइजेशन गलत है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे आपको सब क्लियर होते जाएगा। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन हो गए? मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली। तो क्या है कि कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जिनका मानना है कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को, यानी कि स्टेट में हमारे सोसाइटी में पहले जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे, हमारे पहले जो इंस्टीट्यूशन थे जैसे मोनार्की, चर्च, ठीक है, और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस चली आ रही थी, जो प्रॉपर्टी, सबका राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह लाया था नेपोलियन ने, उससे पहले जो प्रॉपर्टी का सिस्टम था, ठीक है, नोबल फैमिली वगैरह जो थे, उनको वापस से रीस्टोर किया जाए, जो कि नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था अपने शासन में। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स का मानना था कि इन सब चीज़ों को वापस लाया जाए। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days। लेकिन उन लोगों का मानना तो था कि इन सब को, मोनार्की वगैरह को वापस लाया जाए, लेकिन उनका ये भी मानना था कि जैसा पहले था, रिवॉल्यूशन से पहले जैसा था, वैसा नहीं जाए। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। उनका ये मानना था कि जो भी नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन किया है, जो भी चेंजेस लाई हैं, वो अगर हम अप्लाई करेंगे अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे मोनार्की वगैरह में, तो उससे हमें काफ़ी स्ट्रेंथन मिलेगी हमारे इंस्टीट्यूशन को, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन और मजबूत बनेगा। इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने देख लिया अभी मोनार्की, चर्च वगैरह है, ठीक है, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अब मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन को इन लोगों ने एग्री किया था वो देखते हैं। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। अ मॉडर्न आर्मी, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन है देखिए। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हो गया जो ऑफिसर लोग होते हैं, जैसे अभी हमारे देश में ऑफिसर लोग हैं, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस ऑफिसर लोग, ठीक है, वो लोग हो गए उस टाइम के, तो उन लोगों को ब्यूरोक्रेसी कहा गया, ठीक है, उन लोग। उसके बाद क्या है और मॉडर्नाइजेशन में? अ डायनामिक इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में उस टाइम चेंज हुई थी, फ्रीडम ऑफ मार्केट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है, रेलवेज़ वगैरह सेटअप हुई थी। और द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम। फ्यूडलिज्म और सर्फडॉम, देखिए जो स्लेवरी उस टाइम होता था ना, कि दास वगैरह जो नौकर चाकर रहते थे, उनको ज़मीन, अपने ज़मीन पे लोग खटाते रहते थे, अमीर लोग, उनको ख़रीद कर नौकर को, वो सर्फडॉम हो गया। फ्यूडलिज्म भी वही हुआ। जैसे क्या था कि उस टाइम मिलिट्री को पैसा उतना नहीं दिया जाता था, एक ज़मीन दे दिया जाता था, थोड़ा सा एरिया, और उसमें उन लोगों को बोला जाता था कि इसी से आप लोग अपना मैनेज करिए, और जितना भी फसल उगता था उसमें से थोड़ा सा उन लोगों को दिया जाता था, मिलिट्री में, आर्मी में जो भी लोग थे उनको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। इन
In 1815, representatives of the European powers who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to drew up a settlement for Europe. अब क्या हुआ कि जिन यूरोपियन पावर्स ने ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये लोग ब्रिटेन पावर्स हैं जिसने मिलकर नेपोलियन को हराया था 1815 में, ठीक है। तो उन लोगों ने एक मीटिंग बैठाई वेना में। द कांग्रेस, देखिए यहाँ पर ये कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस बोलते हैं सम्मेलन, जो मीटिंग ये जो इन लोगों ने बैठाया उसी मीटिंग को, कांग्रेस को ही मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। कांग्रेस मतलब सम्मेलन करना, मिलना। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। क्या हुआ कि जो इन लोगों ने मीटिंग बैठाई यूरोपियन पावर ने, उसके जो उसको होस्ट जो कर रहे थे, मतलब जिन्होंने बुलाया था वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। डेलीगेट्स, अब एक चीज़ याद रखिए, डेलीगेट्स उनको बोलते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे हमारे देश से अगर कोई दूसरे देश में मीटिंग के लिए जा रहे हैं हमारे देश को रिप्रेजेंट करने, तो वो हमारे इंडिया के डेलीगेट हो गए, ठीक है। तो द डेलीगेट्स ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ Vienna of 1815 with the objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. नेपोलियन का जब वार हुआ था, नेपोलियनिक वार जब हुआ था, तो उस टाइम जो भी चेंजेस यूरोप में आई थी उन सब चेंजेस को ख़त्म करने के लिए, अनडूइंग करने के लिए सारे डेलीगेट्स ने एक ट्रीटी बनाई जिसको नाम दिया ट्रीटी ऑफ वेना। कब बनाई? 1815 में, ठीक है। 1815 में एक ट्रीटी बनाई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वेना। किन्होंने बनाई? तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इन सब यूरोपियन पावर ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन्हीं लोग ने एक ट्रीटी बनाई, ट्रीटी ऑफ वेना, जिसका मोटो था, ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी चेंजेस लाए थे उनमें से मोस्टली चेंजेस को ख़त्म करें। नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाई थी नेपोलियनिक वार के टाइम पर यूरोप में, उनमें से मैक्सिमम चेंजेस को हम लोग ख़त्म करें। तो क्या क्या चेंजेस ख़त्म करनी थी अब वो देखते हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया था कि जो बारबन डायनेस्टी थी उसको हटा दिया था, डिपोस्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसको फिर से रीस्टोर किया गया। और क्या किया गया कि फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज़ को अनेक्ट किया था, यानी कि जितनी भी, आप लोगों ने देखा था कि जैकोबिन क्लब सेटअप हुआ था और उसके बाद यूरोप के काफ़ी सिटीज़ पर नेपोलियन ने अपना कब्ज़ा जमाया था, तो उन सब टेरिटरीज़ को आज़ाद कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। और जितने भी स्टेट्स A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. और क्या किया गया, जैसे फ्रांस क्या हुआ था कि जब नेपोलियन आया था तो वो अपना टेरिटरी बढ़ाता जा रहा था और सबको अपने में मिलाता जा रहा था, अगल बगल वाले को। तो क्या किया गया कि फ्रांस के चारों तरफ ढेर सारा स्टेट्स बना दिया गया, अलग अलग राजा का, अलग अलग रूलर का, ठीक है, स्टेट्स बना दिया गया ताकि फ्रांस जो है वो फ्यूचर में एक्सपेंड ना करे। जैसे नेपोलियन के टाइम पर एक्सपेंड कर रहा था, फैल रहा था, वैसे ना फैले, इसलिए स्टेट्स बना दिया गया। अब कौन कौन से स्टेट्स बनाया गया वो देख लेते हैं। नीदरलैंड बनाया गया, जेनोवा बनाया गया, ठीक है। नीदरलैंड कहाँ बना? नॉर्थ की तरफ, और जेनोवा साउथ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ साउथ से नीदरलैंड और जेनोवा ने कवर किया। प्रूशिया को वेस्टर्न तरफ से दे दिया गया पूरा कंट्रोल, और ऑस्ट्रिया को नॉर्थन तरफ से, नॉर्थन इटली का जितना भी कंट्रोल था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, यानी कि चारों तरफ से इसको घेर दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अंडर। लेकिन जो 39 स्टेट्स का एक संघ बनाया था, कॉन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया इन कंजर्वेटिव्स ने। कंजर्वेटिव्स वो लोग जो मोनार्कियल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन द ईस्ट की तरफ से रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया और प्रूशिया को सैक्सोनी का एक पोर्शन दिया गया। तो आपने देखा कि चारों तरफ से कैसे इसको बाउंड्री किया गया। फ्रांस को नॉर्थ की तरफ से नीदरलैंड को कर दिया गया, साउथ की तरफ से जेनोवा को, वेस्ट की तरफ से प्रूशिया को, और ईस्ट के तरफ से रशिया को, ठीक है, ईस्ट में रशिया को कर दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज। तो जैसे मैंने आपको पहले में बताया था कि कंजर्वेटिव्स जो थे उनका जो मेन इरादा था
वो ये था कि नेपोलियन को हटाओ और मोनार्कीज को लाओ। ठीक है। कंजर्वेटिव्स रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। रिजाइम होता है सल्तनत, रियासत, रूल। ठीक है। तो कंजर्वेटिव का रिजाइम कब सेटअप हुआ? 1815 में, नेपोलियन के हारने के बाद। और ये जो रिजाइम सेटअप हुआ वो ऑटोक्रेटिक था, यानी कि सारा पावर किसी एक रूलर के पास था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। उन लोगों की कोई बुराई करे, कोई उन्हें भला बुरा बोले, उनको बर्दाश्त नहीं था। एंड साउट टू कर्व एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लिजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट उस टाइम थी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट 1815 में जो बनी थी कंजर्वेटिव्स की, तो उन लोगों को ना तो ये पसंद था कि कोई हमारे बोले, और ना ये पसंद था कि कोई हमें ख़त्म करने के, यानी कि हमारे गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए सवाल उठाए, हमारे रूल रेगुलेशन पर सवाल उठाए। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ। क्या हुआ कि सेंसरशिप लॉ लाया गया। अब सेंसरशिप लॉ क्या है वो देखिए। सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। देखिए क्या है कि जो उस टाइम करेंट में जो गवर्नमेंट चली 1815 के टाइम में, वो ऑटोक्रेटिक थी, यानी कि मोनार्कियल रूल वाली थी। ठीक है। तो अब उसमें क्या था कि आज़ादी का तो एकदम बात ही ख़त्म हो गया था। तो जो भी पेपर वाले, जो भी न्यूज़पेपर वाले, बुक वाले या ड्रामा या सॉन्ग लिखने वाले लोग लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में कुछ भी बात करते थे तो उन लोगों को सज़ा दी जाती थी। ठीक है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई भी ये लिबर्टी फ्रीडम का ना लिखे अपने न्यूज़पेपर, बुक्स और सॉन्ग्स में, ड्रामा में, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेंसरशिप लॉ लाया गया। ठीक है। सेंसरशिप लॉ लाया गया। अब आपको समझ में आ गया वो सेंसरशिप लॉ क्या है। ठीक है। तो यही था हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म ऑफ 1815, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ट्रीटी ऑफ वेना सेटअप किया गया, और फ्रांस को एक्सपेंड करने से कैसे रोका गया चारों तरफ से, बारबन डायनेस्टी लाया गया, टेरिटरी ख़त्म किया गया। मेन इसमें आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ वेना। ठीक है। और कंजर्वेटिव कौन थे? जिनका मानना था कि मोनार्की सिस्टम को वापस से लाया जाए नेपोलियन को हटाकर। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, पॉइंट जो है कि क्या चेंज नहीं हुआ नेपोलियन के हारने के बाद, वो था कन्फेडरेशन 13 का। ठीक है। और कंजर्वेटिव का रिजिम सेटअप हुआ, रूल सेटअप हुआ 1815 में। सेंसरशिप लॉ भी लाया गया इसी टाइम। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है।